आज की चर्चा का मुख्य बिंदु थॉमस हॉब्स है। हॉब्स न केवल राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान है, लेकिन नीति शास्त्र के क्षेत्र में भी हॉब्स का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम ये देखेंगे कि नैतिक स्वार्थवाद के संदर्भ में हॉब्स के क्या विचार हैं और आगे हॉब्स किस प्रकार से अपने इसी विचार से राज्य, समाज एवं एक प्रभुत्व संपन्न सत्ता की स्थापना करता है। हॉब्स ने मनुष्य को एक प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार का प्राणी माना है जो निरंतर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। विशेष करके हॉब्स ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने हित या कल्याण के लिए ही कार्य करना चाहिए। उनका कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं की तृप्ति करता है और वह जो भी कर्म कर रहा है उस कर्म के पीछे मूल उद्देश्य उसका अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन या सेल्फ प्रिजर्वेशन रहता है, अर्थात आत्म सुरक्षा की जो भावना है और आत्मतृप्ति से अभिप्राय है कि मनुष्य अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो ये जो दो मूल प्रवृत्तियां हैं मनुष्य में, हॉब्स से कह रहा है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि अपने सुरक्षा करना एवं साथ ही में अपनी स्वयं की इच्छाओं की तृप्ति करना, ये दो मूल जो प्रवृत्तियां हैं या इन दोनों प्रेरकों से हॉब्स के अनुसार मनुष्य कर्म करने के लिए प्रेरित होता है और ये ही एक प्रकार से प्राकृतिक अवस्था है। तो हॉब्स ये कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए। He's saying that each person has a right or license to everything in the world. That is what Hobbes is saying, that each person has a right or license to everything. He's saying to everything. Each person has a right or license to everything in the world. Now this position of Hobbes is a very ticklish position because, and also a controversial position, because this type of freedom or this type of right would lead, Hobbes is saying, it would lead to war of all against all. तो हॉब्स ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास वह स्वतंत्रता है सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार से लड़ाई या झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से लड़ाई कर रहा है, अर्थात परस्पर लड़ाई, परस्पर युद्ध, परस्पर ईर्ष्या, द्वेष की स्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी, कॉन्फ्लिक्ट या वॉर। तो हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध कर रहा है या लड़ाई कर रहा है, ऐसी स्थिति इसमें होने की संभावना है इस प्राकृतिक अवस्था में, इस नेचुरल स्टेट में। हॉब्स का ये मानना है कि सुख जो है वो मनुष्य की इच्छा का लक्ष्य होता है। तो हॉब्स के अनुसार मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति क्यों कर रहा है या अपनी जो क्षुधा है, एपिटाइट, उसकी पूर्ति वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी क्षुधा की जो लक्ष्य है उसकी जो एपिटाइट है
उसका जो लक्ष्य है वह हॉब्स के अनुसार मनुष्य उसे शुभ मान रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि हॉब्स के अनुसार मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी इच्छाओं का जो लक्ष्य है उसे मनुष्य शुभ मान रहा है। सो अकॉर्डिंग टू हॉब्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ वंस एपिटाइट इज गुड। दैट्स व्हाट हॉब्स इज सेइंग कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की तृप्ति क्यों कर रहा है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं का जो लक्ष्य है, अपनी इच्छाओं का जो केंद्र बिंदु है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, गोल है, उसे वह शुभ मान रहा है और इसीलिए वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। और आगे हॉब्स ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को चाहता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह वस्तु उसके लिए शुभ है, सीधा सा। He's saying that if a person desires an object, that object is good for that person. That object is good for that person. If a person desires an object, that object is good for that person. अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति कोई इच्छा रख रहा है तो इसीलिए रख रहा है क्योंकि वह उसके लिए शुभ है। ये हॉब्स की स्थिति है, उसका जो पोजीशन है या विचार है वो ये इस प्रकार से चल रहा है। तो हॉब्स ने इच्छाओं की पूर्ति में जो भी चीज़ें सहायक है उसे वो शुभ मानता है और इच्छाओं की पूर्ति का जो लक्ष्य है वो भी शुभ है क्योंकि उससे उसे इच्छाओं की पूर्ति होती है। और व्यक्ति जो कुछ इच्छा रखता है किसी भी वस्तु के लिए वो इसीलिए रखता है क्योंकि वह व्यक्ति उस वस्तु को शुभ मानता है। ये हॉब्स से कहना चाह रहा है। आगे इसमें जो विचार आगे जो विकसित कर रहा है हॉब्स, वो ये कह रहा है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति क्यों करना चाहता है और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति से अभिप्राय है कि मनुष्य केवल अपने ही हित का ध्यान रखता है। इच्छाओं की पूर्ति से अर्थ है कि मनुष्य केवल अपने ही हित का ध्यान रखता है, अर्थात वह वही कर्म करता है जिससे उसे लाभ मिले, जिससे उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, जिससे उसका किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोई हित हो रहा है। तो व्यक्ति ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेगा जिसमें उसका हित निहित नहीं है, अर्थात कोई भी कर्म ऐसा नहीं करेगा जिसमें उसे लाभ नहीं हो रहा है, जिसमें उसे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हॉब्स ये इस प्रकार से मनुष्य का विश्लेषण कर रहा है कि देखा जाए तो वो ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, अर्थात स्वकेंद्रित है और स्वार्थी भी है। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि हॉब्स ये भी कारण बताता है कि मनुष्य स्वार्थी क्यों है। इसके पीछे वो ये कह रहा है कि मनुष्य स्वार्थी इसीलिए है क्योंकि ये उसकी प्रकृति है। मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, अर्थात उसकी प्रकृति है। जिस प्रकार से पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो स्वाभाविक रूप से नीचे आएगा, तो वैसे ही मनुष्य का ये स्वभाव है, उसका नेचर है, नेचर। So Hobbes is saying that man is selfish by nature. अब आगे क्या स्थिति होती है कि सभी लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, तो ऐसे में एक युद्ध की स्थिति हो जाती है। और वो कैसी कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कि सभी लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, परस्पर लड़ाई हो रही है, सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और सभी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे के विरुद्ध भी लड़ रहे हैं। कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने हित की सुरक्षा नहीं कर पाता, ना उसके जीवन में शांति होती है, ना उसकी कोई सुरक्षा हो पाती है, ना ही उसके हित की सुरक्षा हो पाती है, ना ही उसके जीवन की सुरक्षा हो पाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जीवन जो हॉब्स ने जो मूल प्रवृत्ति मानी थी वो सेल्फ प्रिजर्वेशन या सेल्फ सेटिस्फेक्शन की मानता है। सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन अर्थात आत्म सुरक्षा एवं आत्म तृप्ति। अब ऐसी युद्ध की स्थिति में ये दोनों ही चीज़ें सुरक्षित नहीं रह पाती, ना तो उसका जीवन सुरक्षित रह पाता है और ना ही
उससे किसी प्रकार की तृप्ति मिल पाती है। तो इस परिस्थिति में हॉब्स ये कहता है कि मनुष्य एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वेयर ईच इंडिविजुअल सरेंडर्स rights to a sovereign or to a sovereign a ruler or even to a state or even to a society. So हॉब्स ये कह रहा है कि जहाँ पे एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता है वहाँ पे मनुष्य अपने कुछ अधिकार उनको दे देता है, इसीलिए देता, स्वेच्छा से देता है। हॉब्स ये कह रहा है कि वह स्वेच्छा से अपने कुछ अधिकार उन्हें समर्पित करता है। परिणाम स्वरूप इस प्रभुत्व संपन्न सत्ता को मनुष्य के हितों का ध्यान रखना है और उसकी जीवन की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो ये परिणाम के स्वरूप ये आता है कि उसका हित भी सुरक्षित रहता है, उसका जीवन भी सुरक्षित रहता है और जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहता है। हॉब्स ने स्टेट की स्थापना के पीछे जो हॉब्स का उद्देश्य था वो यही था कि स्टेट अस्तित्व में, राज्य अस्तित्व में इसीलिए आता है जिससे मनुष्य का हित और उसका जीवन सुरक्षित रहे, और इसीलिए व्यक्ति अपने कुछ अधिकारों को समर्पित करता है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता को, चाहे वो राज्य हो सकता है, समाज हो सकता है, और किसी प्रकार का कोई शासक भी हो सकता है, राजा हो सकता है। तो वो अपने कुछ अधिकार स्वयं अपनी इच्छा से स्वतंत्रता में दे देता है और परिणाम में राज्य या राजा या समाज उसे सुरक्षा और उसके हित की भी सुरक्षा का ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही स्टेट सोसाइटी इस प्रकार से सॉवरेनिटी किसी भी स्टेट की या सॉवरेन रूलर अस्तित्व में आता है। सो दैट्स हाउ स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू हॉब्स, बिकॉज मैन इज सॉर्ट ऑफ इन अ स्टेट ऑफ वॉर against all. He is in a state of war in this natural state, and to lead the people or to lead out of this natural state or natural condition towards peace, Hobbes is saying that one can come out of this natural state only by surrendering some sort of rights to the sovereign ruler. तो थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य और समाज की स्थापना होती है। तो यहाँ पे जो मुख्य जो बात आ रही है हॉब्स में कि जो लिबर्टी है, मनुष्य की जो स्वतंत्रता है, वो एक प्रकार से मनुष्य उसे आंशिक रूप से समाज को या इस प्रभुत्व संपन्न सत्ता को समर्पित करता है। किसके लिए? अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था बनती है और प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य एक प्रकार से व्यवस्था की स्थिति में आता है, एक ऑर्डर आता है। हॉब्स ये कहता है कि मनुष्य के लिए जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो एक प्रकार से नेचुरल नहीं है। ये हॉब्स पे कह रहा है कि वॉर कम्स मोर नेचुरली टू मैन, टू ह्यूमन बीइंग्स देन पॉलिटिकल ऑर्डर। तो वॉर को हॉब्स नेचुरल मानता है। सो ही सेइंग दैट वॉर कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन बीइंग्स देन पॉलिटिकल ऑर्डर। तो ये राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के लिए ही ये सामाजिक समझौता होता है और इसी से समाज और राज्य अस्तित्व में आता है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने लायक बात है वो यही है कि राज्य का निर्माण मनुष्य ने इसीलिए किया जिससे कि वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, और न केवल शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके लेकिन वो सुरक्षित भी रह सके। तो ये सुरक्षा और शांति के लिए ही सामाजिक समझौता कायम हुआ और राज्य अपने अस्तित्व में आया। तो ये हॉब्स का विचार है जहाँ पे नैतिक या शुभ इच्छाओं की पूर्ति को माना गया, और जो क्यों माना गया, क्योंकि
जो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का जो लक्ष्य है वो शुभ है। तो अगर व्यक्ति किसी भी वस्तु की इच्छा रखता है तो इसीलिए रखता है क्योंकि वह उसके लिए शुभ है, नैतिक है, उचित है। तो ये हॉब्स कह रहा है, इफ अ पर्सन डिजायर्स एन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज गुड फॉर दैट पर्सन। तो ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।